हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे साथ अंशुल बिष्ट हैं और उनका अभी प्लेसमेंट लगा हुआ है। तो आज उनसे पूरी जानकारी आपको दिलाएंगे कि कैसे उन्होंने प्रिपेयर किया, उनका बैकग्राउंड क्या है और यहाँ पर किन किन सिचुएशंस का उनको फेस करना पड़ा, कैसे कैसे उन्होंने वर्कलोड को मैनेज किया। सारी चीज़ें आज इनसे हम पूछेंगे। आपके प्लेसमेंट में आपको जितना भी चीज़ें की ज़रूरत होती हैं, जैसे क्या क्या आपको करना चाहिए, गाइडेंस की ज़रूरत, लगभग सारी चीज़ों पे हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम अंशुल बिष्ट का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आप कहाँ से हैं, आपका ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड क्या है। तो धर्म, थैंक यू मेरे को सबसे पहले तो यहाँ पे बुलाने के लिए, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, बहुत रूरल एरिया है। तो मैंने अपनी बैचलर्स और मतलब बीएससी ग्रेजुएशन वहीं से की थी। इसके बाद लॉकडाउन लग गया था, तो मेरे कुछ दोस्तों के थ्रू, मेरे जो डीयू वाले दोस्त थे उनके थ्रू मुझे जैम का पता चला। तो वहाँ से मैंने फर्स्ट टाइम जैम का तो सुना था सबसे पहले, फिर वहाँ से मैंने प्रिपरेशन जर्नी चालू की और फाइनली आईआईटी दिल्ली में एडमिशन ली। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। तो अच्छा, आप जैसे आईआईटी आए थे, अभी आपका टेक में फील्ड में हुआ है, तो क्या आते के साथ आप प्रिपेयर थे कि आपको टेक में जाना है या कंफ्यूजन था आपको? क्योंकि बहुत सारे बच्चे आईआईटी तो चले जाते हैं, मनपसंद आईआईटी भी ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो कंफ्यूज रहते हैं, पीएचडी के लिए जाए, टेक के लिए जाए या कोचिंग वाले फील्ड में जाए। तो आप कैसा, आपने सोच के रखा था यार इस चीज़ के लिए? देखो धर्म, मैंने सोच के तो रखा था कि टेक में ही जाना है। मुझे टेक में कुछ भी नहीं आता था पहले सेमेस्टर में, इसलिए मैंने सी प्रोग्रामिंग ड्रॉप किया था। और अभी इस सेमेस्टर में जाके कर रहा हूँ और 81 मार्क्स आया है लकीली 100 में से। तो पहले सेमेस्टर में डिसाइडेड तो मेरा था कि मेरे को कंप्यूटिंग में जाना है, मतलब प्रोग्रामिंग के डोमेन में जाना है, लेकिन आता उस टाइम पे कुछ नहीं था। तो हाँ, डिसाइड तो मैंने पहले ही कर लिया था। और आई थिंक अगर आप शुरू में कोई स्टूडेंट आईआईटी ज्वाइन कर रहा है और अगर श्योर नहीं है कि उसे पीएचडी में जाना है या प्लेसमेंट जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपना पहले दूसरा या तीसरे महीने तक आईआईटी में खुद रह करके एक्सपीरियंस कर सकता है कि प्लेसमेंट के लिए उसे क्या करना रहेगा और पीएचडी में उसे क्या फेस करना पड़ सकता है। लेकिन मेरा जितना मानना है 2 से 3 महीने में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको पीएचडी में जाना है या प्लेसमेंट के लिए। अच्छा, तो जैसे आपको क्लियर था, लेकिन आपने क्या कहा जाता है कि उसको स्टार्ट कब से किया? मान लीजिए आपको पता था कि आपको करना है, लेकिन स्टार्ट कब से किया कि इसके प्रिपेयर के आप सीरियस हो गए? ठीक, तो बेसिकली पहला सेमेस्टर तो अगर आपको भी आइडिया है कि मेरा बीएससी का कुछ लफड़ा रह गया था। हाँ, बीच में आप माइनर छोड़ के चले गए। हाँ, माइनर छोड़ के मुझे जाना पड़ा था, रीमाइनर देना पड़ा था। तो उस वजह से मेरा उस टाइम पे कोडिंग का तैयारी नहीं हो पाया था। बेसिकली जब मेरा दूसरा सेमेस्टर एंड हुआ, तीसरे सेमेस्टर के बिगिनिंग में, जो हमारे पास एक लंबा गैप होता है 3 या 4 महीने का, लगभग इतने का, तो उसमें मैंने अच्छे से पूरी फोकस से, मतलब खूब मेहनत लगा करके उस टाइम पे कोडिंग किया था। ओके, तो ये है। तो आप कहाँ से प्रिपेयर किए, क्या क्या आपने मटेरियल का यूज किया, आप इनको बता दीजिए ताकि इनके प्रिपरेशन में थोड़ा इनको हेल्प मिल सके। तो आपको अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट करने के लिए या प्लेसमेंट जर्नी स्टार्ट करने के लिए कोई हाई फाई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। सारे कुछ सब कुछ ही यूट्यूब पे ऑलमोस्ट 90%, इनफैक्ट 99% फ्री में अवेलेबल है। अगर कोई चाहे तो हम उनको पर्सनली बता सकते हैं कि कौन से यूट्यूब चैनल है क्या, या मैं नाम भी बता देता हूँ एक दो बार। नाम बता दो। हाँ, मशीन लर्निंग जो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब हम एमएससी वालों के लिए माना जाता है मशीन लर्निंग, डेटा साइंस वाला फील्ड। तो कृष्ण नायक करके एक चैनल है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से डिटेल में एकदम फ्री में पढ़ा देते हैं। तो ये आपकी एक स्टार्ट करने में मदद कर सकता है अपनी जर्नी को। तो हाँ, मैंने भी बेसिकली सब कुछ फ्री में ही पढ़ा था। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा रिग्रेस जाना है तो कोर्सेरा पे आपको फ्री इनरोल फॉर फ्री फाइनेंशियल एड करके आपको कोर्सेज मिल जाएंगे एंड्रू एनजी के मशीन लर्निंग पे। तो आप वहाँ से कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। उसमें पेमेंट का ऑप्शन है, लेकिन अगर आप डालते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आपको कोर्स फ्री में भी प्रोवाइड करा देंगे। तो ये यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, तो जैसे आपने कोर्स तो कर लिया, लेकिन यहाँ का कोर्स लोड अलग होता है, फिर उसके बाद प्रिपरेशन के लिए अलग से आपने पढ़ा यूट्यूब वगैरह को, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? मतलब बच्चों के अंदर यही रह जाता है, हमारे अंदर भी है, बच्चों के अंदर भी रहता होगा जो भी जूनियर्स हैं, कि टाइम मैनेज आखिर कैसे करें, मतलब प्रेफरेंस किसको दे, उसको मैनेज कैसे करें, इसके लिए आपने कैसे किया? तो देखो यार, मैनेज तो करना पड़ेगा, आसान तो बिल्कुल भी नहीं है दोनों चीज़ें मैनेज करना। हमारा एमएससी का करिकुलम जैसा होता है, मैथ्स ओरिएंटेड, पीआर ओरिएंटेड, एप्लीकेशन वाला जो भी होता है, वो कोडिंग से काफ़ी अलाइन तो नहीं करता है, मतलब काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं। तो दिक्कतें तो ज़रूर आती हैं, लेकिन हमको अपना टाइम स्ट्रैटेजिकली, जो मेरे लिए काम किया शायद वो किसी और के लिए ना करे, तो हमको खुद अपने में पर्सनली देखना पड़ेगा कि कितना टाइम हम एकेडमिक्स को दें, कितना प्लेसमेंट को दें। अगर हम सिर्फ प्लेसमेंट को दे दें तो हमारी सीजी खराब हो जाएगी, सीजी खराब हो जाएगी तो हम कंपनी में बैठ नहीं पाएंगे, शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगा पहले। और अगर हम सिर्फ सीजी पे फोकस करें और अपनी कोडिंग पे ना करें तो 9 पॉइंटर लेके भी क्या ही कर सकते हैं अगर हमको स्किल्स नहीं है। तो हमको पर्सनली खुद से बैलेंस बनाना पड़ेगा कि कैसे करके हम अपना टाइम डिवाइड करें। मैं तो कहता हूँ कि इनफैक्ट शुरू में हमको ज़्यादातर टाइम अपनी बेसिक एक सीजी बनाने में, मतलब इंपॉर्टेंस देना चाहिए अपने एकेडमिक्स में।
थोड़ा बहुत मतलब दिन का 2 घंटा कम से कम आपको कोडिंग में देना चाहिए। लेकिन जब आपको कुछ फ्री टाइम मिलता है, जैसे अभी सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है दिसंबर का, तो अभी आप अच्छे से पुश कर सकते हैं कोडिंग की तरफ। तो ये आपको स्ट्रैटेजिकली खुद से वो पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। लेकिन हाँ, आपको मैनेज तो करना ही पड़ेगा वही। अच्छा, तो ठीक है, तो आप इंटर्न के लिए बैठे थे? हाँ, बैठा तो था यार, बैठा तो था। अच्छा, नहीं हुआ तो फिर कैसे आपने आपको मैनेज किया, कमबैक कैसे करा? मतलब उस समय तो बहुत सारे वो भी चल रहे होंगे, क्योंकि क्लास के एक देवरगा का तो हो गया था। मेरा तो बहुत ज्यादा अंदर से कुछ ना कुछ तो रहता है यार, मेरे अंदर क्या कमी रह गई, कैसे हुआ? अगर मैं बोलूं कि नहीं, मेरे को तो बिल्कुल बुरा नहीं लगा, मैं उसके लिए बहुत खुश था। हाँ। लेकिन अंदर से लगता है कि यार मेरा भी हो गया रहता थोड़ा, तो दोनों का हो जाता तो और अच्छा लगता। तो वो नेचुरल फीलिंग है, वो तो आएगी, और ये अच्छी चीज भी है, मैं तो मानता हूँ। क्योंकि अगर आपको दिख रहा है कि सामने आपकी बैच में अगर कोई ऐसा है जिसका लग रहा है, तो मतलब बैच का नहीं, प्रोजेक्ट पार्टनर है वो। तो प्रोजेक्ट पार्टनर मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं है। अब मैं बोल दूं कि माउंट एवरेस्ट पे मैं चढ़ जाऊंगा बिना जैकेट पहने, तो ये इम्पॉसिबल साउंड करता है। लेकिन मतलब आपके बैच वाले का जब इंटर्न लग रहा है, मतलब पॉसिबल तो है, इम्पॉसिबल तो नहीं है। तो ये चीज़ मेरे को एज अ मोटिवेशन भी काम की कि मेरा प्रोजेक्ट पार्टनर है, मतलब मैं उससे खुद भी बहुत कुछ सीख सकता हूँ। मतलब वो भी मुझे गाइड कर सकता है कि कैसे आगे मुझे प्रिपरेशन करना है। तो हाँ, मेरा अभी प्राइम यही रहेगा आप लोगों के लिए एडवाइस, जो भी ये सब देख रहे हैं, मतलब जितने भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कि आप इंटर्नशिप पे काफ़ी फोकस करिए। क्योंकि जैसा अभी ट्रेंड चल रहा है, कंपैरेटिवली इंटर्नशिप क्रैक करना थोड़ा सा आसान होता है। देवरगा को मैं कोई ऑफेंस नहीं है कि आसान नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जेन्युइन सच बात है ये, कि मतलब कंपैरेटिवली जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस देखा कि इंटर्नशिप क्रैक करना कंपैरेटिवली आसान है। और अब अगर आप एक बार इंटर्नशिप क्रैक कर लिए, तो आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी हो जाता है, वर्क एक्सपीरियंस हो जाता है, इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो आपको अगर पीपीओ इनफैक्ट नहीं भी लगती, तो प्लेसमेंट में काफ़ी हेल्प हो जाती है। अच्छा, तो जैसे अभी प्लेसमेंट का सीजन स्टार्ट हुआ है, मान लीजिए इंटर्न तो आपने नहीं किया, तो प्लेसमेंट का सीजन स्टार्ट हुआ, उसके बाद कितने कंपनीज के बाद आप शॉर्ट लिस्ट हुए, और फिर उसके बाद क्या फील हो रहा था जब कंपनियां शॉर्ट लिस्ट नहीं कर रही थी, तब कैसा फील हो रहा था? तो ये तो हाँ इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब काफ़ी ये फेज जो है अभी चल रहा है प्लेसमेंट का, अभी भी चल रहा है काफ़ी। मतलब बच्चे अभी भी बैठ रहे हैं, अभी बैठेंगे शायद काफ़ी आगे तक भी, जब तक खुद नहीं जाता, या जब तक प्लेसमेंट सीजन 1 चल रहा है, मतलब फेज 1 चल रहा है। तो हाँ, प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है। शुरू में मेरी ऑलमोस्ट, मैं जैसे बता रहा हूँ कि डे 2 हो गया था प्लेसमेंट का, डे 2 आ गया था, मेरी 0 शॉर्ट लिस्ट, 0 वेट लिस्ट और 26 नॉट शॉर्ट लिस्टेड था। तो ये बड़ा डिप्रेसिंग टाइम होता है कि भाई एक में भी शॉर्ट लिस्ट नहीं आ रही। मतलब सबसे मेन रीजन इसका ये है कि एमएससी कोर्स ऑफ कोर्स, मतलब प्रायोरिटी बीटेक कोर्स कोई मिलती है, जिसको डिमोटिवेशन की तरह लेने की मैं मानता हूँ कि जरूरत नहीं है। इनफैक्ट इसको हमको और मोटिवेशन की तरह लेना चाहिए कि हमको और एफर्ट मारना पड़ेगा। तो हमको और एफर्ट मारना पड़ेगा। और डिप्रेसिंग होता है बिल्कुल। मतलब शुरू में दिक्कतें लगी, और 2-3 इंटरव्यू दिए, कुछ अच्छे गए, कुछ खराब गए। किसी में ऐसा पता था कि नहीं होना है, किसी में ऐसा था कि क्या पता हो जाए, लेकिन लास्ट में सब कुछ अच्छा ही हो गया। अच्छा, जैसे कंपनी ने आपको शॉर्ट लिस्ट किया, तो उसके बाद प्रोसेस कैसा था? मतलब पहले रिटन टेस्ट हुआ या ऑनलाइन टेस्ट हुआ, फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए? मतलब बहुत सारा ये रहता है ना सबके अंदर, कि अंदर होता क्या है, वो ये जानना चाहते हैं कि जैसे शॉर्ट लिस्ट हो गया, मान लीजिए रिटन टेस्ट जैसा भी होता है वो बता दीजिए, उसके बाद इंटरव्यू में क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ये उनके लिए। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले तो ये बताना चाहूँगा कि ये चीज़ जो प्रोसेस है, ये कंपनी टू कंपनी, हर कंपनी के लिए वेरी करती है। लेकिन मैं आपको फिर भी एक जनरल ओवरव्यू दूंगा कि इन जनरल पैटर्न क्या है। तो सबसे पहला होगा, आपको पोर्टल पे अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे बेसिक स्टेप, तो सबसे पहला स्टेप ये है। अब उसमें सीजी रिक्वायरमेंट, सीजीपीए की रिक्वायरमेंट होती है हर कंपनी के अपने हिसाब से। इन जनरल 6.5, 7 ये होती है। लेकिन जो अच्छी कंपनी है, क्वांट कंपनी, जो मतलब करोड़ों का, जैसे हम सुनते हैं कि आईआईटी में करोड़ों का जो पैकेज दे रही है, वो मतलब 8.5, इनफैक्ट 9 भी सीजीपीए का कट ऑफ कभी कभार रख देती है। लेकिन मतलब हाँ, 6.5 या 7, ये 7.5 इस रेंज में रहता है सीजीपीए का कट ऑफ। अगर आपका वो कट ऑफ क्लियर है, तो आपको फिर टेस्ट का लिंक आ जाता है कि ठीक है, आप एलिजिबल हैं टेस्ट देने के लिए, फर्स्ट राउंड का टेस्ट देने के लिए, जो रिटन टेस्ट होता है। रिटन तो नहीं, बेसिकली ऑनलाइन एमसीक्यू वाला टेस्ट होता है, जिसको कि एलएच में जाके देना होता है। तो पहला वो है। अब अगर आपका वो टेस्ट क्लियर हो जाता है, तो आपको फिर बताया जाता है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। किसी कंपनी में जीडी होती है, मतलब ग्रुप डिस्कशन तो होते हैं। मतलब सारे बच्चे जितने भी सेलेक्ट हुए हैं, वो सारे एक रूम में बैठेंगे और एक दूसरे से डिबेट करेंगे किसी एक टॉपिक पे, कि टेक का फ्यूचर क्या है, एआई का, एमएल का क्या फ्यूचर है, इस पे डिबेट करेंगे। अगर ये वाला राउंड नहीं है, तो टेस्ट सिलेक्शन होने के बाद डायरेक्ट बात राउंड 1 का इंटरव्यू होता है। अब पहला इंटरव्यू जो होता है, वो बेसिकली टेक राउंड होता है इन जनरल टेक कंपनीज में, कि मतलब जो आपने सीवी में लिखा है, आपने क्या क्या टेक्नोलॉजी पढ़ी है, आपका कोर्स में मतलब जो भी टेक्नोलॉजी यूज हुआ है, उस पे रहता है पहला राउंड। अगर आप उसको क्लियर कर जाते हैं,
तो इन जनरल टेक राउंड 2 काफ़ी कंपनीज में होता है, लेकिन आजकल अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, मतलब बात की कंपनीज में कि राउंड 2 डायरेक्ट एचआर राउंड होता है। एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज का राउंड होता है, मतलब ये लोग आपकी पर्सनैलिटी अब चेक करते हैं। इन्होंने चेक कर लिया टेस्ट देके कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी है। सेकंड राउंड में इन्होंने आपका टेक्नोलॉजी चेक कर लिया। थर्ड राउंड में आप इंसान कैसे हैं, बस ये चेक करना चाहते हैं। तो मतलब पूछते हैं हमारे बारे में कि हम कहाँ से हैं, बेसिकली हमारा बैकग्राउंड क्या रहा, हम एमएससी में हो गए क्यों, मतलब इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो अपने पर्सनैलिटी के बारे में। तो तीसरे राउंड के बाद फिर फाइनली आपको रिजल्ट इन जनरल पता चल जाता है कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं। ठीक है। तो अच्छा, आप इंटरव्यू देने गए होंगे, इंटरव्यू से पहले कैसा फील हो रहा था आपको, कि मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा था कि हो जाएगा, नर्वस ज़्यादा थे? देखिए यार भाई, नर्वस तो मैं बहुत ज़्यादा था, क्योंकि एलएच में जब एक बार घुस जाते हैं तो वहाँ पे मतलब प्रेशर बहुत ज़्यादा, मतलब जब हमको अगर ध्यान होगा, हम सब जब जैम की तैयारी एग्जाम देने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बच्चे यार इनको तो बहुत ज़्यादा आता है, ये तो हाई फाई गाड़ियों से उतर रहे हैं, ऑडी मर्सिडीज से उतर रहे हैं, हम तो एकदम एवरेज से हैं, कैसे सिलेक्शन हमारा होगा। तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से, इतना प्रेशर होता है एलएच के अंदर में कि ये सारे आईआईटी के बच्चे हैं, सारे एकदम कुछ ना कुछ फोड़े बैठे हैं, कुछ ना कुछ खाड़े बैठे हैं, ऐसे मतलब रैंडम लोग नहीं है। तो उनसे आपको कम्पीट करना है 1 to 1 एक जॉब के लिए। जिस पर्टिकुलर कंपनी में मेरा हुआ है उसमें जॉब ऑफरिंग 1 थी, सिर्फ एक ऑफर था उसमें, और वो तुम्हारा हुआ? वो लकीली हो गया। तो मतलब काफी कई बार तो ऐसा लगता है कि यार एक ही है, नहीं होएगा, छोड़ो नहीं होएगा, लेकिन मतलब हाँ, खुद को प्रेशर तो बहुत होता है, मतलब इंटरव्यू से पहले। तो मतलब वही है कि उस प्रेशर को हैंडल कर लेना है। अच्छा, तो अच्छा आपने इंटरव्यू दे लिया, उसके बाद क्या फील हो रहा था कि एक है, क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा था कि हो जाएगा, क्या कैसा था? तो इस वाले इंटरव्यू में जिसमें मतलब जिस कंपनी में मेरा प्लेसमेंट हुआ है, उस कंपनी का इंटरव्यू मेरा अच्छा गया था, पहला राउंड अच्छा गया। उन्होंने मुझे बोला कि आपको नॉलेज बहुत अच्छा है, आपको थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है। मैंने कहा ओके सर, मैं इस पर डेफिनेटली काम करूंगा, इस पर ध्यान दूंगा। तो ये सुन के मुझे लगा कि यार अगर उन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया तो शायद राउंड 2 इंटरव्यू मुझे नहीं बुलाए, लेकिन लकीली मुझे तुरंत ही बुला लिया उन्होंने। एचआर आई कि अंशुल आप आ जाइए, आपका इंटरव्यू शेड्यूल है अभी तुरंत। तो मैं तुरंत राउंड 1 देके सीधा दूसरे हॉल में जाके राउंड 2 देके आया। वहाँ पे भी मैं मतलब ठीक ठाक मेरे से इंप्रेस हो गई थी, मतलब जो एचआर राउंड में सेकंड राउंड था, जो फाइनल राउंड, वो भी मेरा लगभग ऑलमोस्ट 45 to 50 मिनट का राउंड चला, पूरा इंटरव्यू मेरा। तो मतलब वो काफ़ी मतलब चीज़ें अंदर घुस के मतलब डिटेल में पूरा मेरे बारे में जानना चाह रही थी, मतलब कि क्या है, कैसा पर्सनैलिटी है। तो हाँ, मतलब वो दोनों राउंड मेरे अच्छे चले गए थे। तो बाहर आके मेरे को लगा कि यार चांस तो है, लेकिन फिर मैं अपने जो गुवाहाटी वाले मेरे दोस्त हैं, बेसिकली एमएनसी वाले, मैं उनसे बात किया कि यार लग तो रहा है कि हो जाना चाहिए। जब आप मेरे को मिले थे उस टाइम पे मैं उन्हीं से बात कर रहा था, हिमांशु और धर्म जब मेरे को मिले थे, तो मैं वही बात कर रहा था उनसे कि भाई होपफुली हो जाना चाहिए। लेकिन जस्ट उसके तुरंत बाद मेरा एक दूसरी कंपनी में राउंड 1 का इंटरव्यू शेड्यूल था। तो मैंने उसको बोला कि भाई मैं बहुत थक गया हूँ, मतलब 50 मिनट का पहला राउंड चला है, 30 मिनट का पहला राउंड, मतलब दूसरा 50 मिनट का चला है, पहला 30 मिनट का चला है, मैं काफ़ी थक गया हूँ, अभी मैं दूसरा इंटरव्यू कैसे जाके दूंगा। तो मुझे बोला भाई कि तेरा कंपनी में अगर अच्छा हुआ है तो हम जानते नहीं कि सिलेक्शन होगा कि नहीं, तो तू दे, रिस्क मत ले। तो मैं दूसरा वाला देने गया जैसे तैसे टूटी फूटी हालत में। तो दूसरा वाला तो मेरे को तुरंत ही निकाल दिए वो, क्योंकि मैं बहुत थक गया था, मैं ढंग से बोल नहीं पा रहा था, और मैं लास्ट इंटरव्यूअर था वहाँ पे पहले राउंड का। उन्होंने ऑलमोस्ट सबका सिलेक्शन कर लिया था वहाँ पे, तो मैं शॉर्ट लिस्टेड में था, लेकिन लास्ट में मेरा इंटरव्यू लिया तो वो मन नहीं सा बना लिए थे। तो फिर मैं थक हार के पूरा दिन घर आ गया, फिर मैं सो गया, और फिर मैं जब सो के उठाऊँ तो मैं टेस्ट शेड्यूल कर रहा हूँ कि यार रात को एक टेस्ट लगा, फिर से ये भी देना है, नींद में पूरा। फिर मेरा पोर्टल लॉग आउट हो जाता है ऑटोमेटिकली, लोग पोर्टल पे लॉगिन करता हूँ, वहाँ पे कांग्रेचुलेशन यू हैव रिसीव्ड एन ऑफर फ्रॉम डिलाइट। तो मैं बिल्कुल बिस्तर से उछल जाता हूँ एकदम, तो भाग के सबको बताता हूँ। फिर हाँ, तो फिर यही था। चलो भाई, तुम्हारा तो बहुत सही था। अच्छा, तो अभी जो जैम की तैयारी कर रहे हैं आप एमएससी फर्स्ट ईयर में, उनको क्या बताना चाहोगे, वो कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें, उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? क्योंकि लास्ट में सबको यही रहता है, भैया आपका तो हो गया, आपका एक्सपीरियंस भी सुन लिया, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? मान लीजिए मुझे टेक फील्ड में जाना है, तो मुझे कहाँ से बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए और कहाँ जाके अंत करना चाहिए? ठीक है, तो इसमें मैं सबसे पहले जो जैम की तैयारी कर रहे हैं उनको बताता हूँ, फिर फर्स्ट ईयर वालों को बताऊंगा। ठीक है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, वैसे तो मैं कौन ही होता हूँ बताने वाला, लेकिन फिर भी ठीक है। तो मतलब जैम की जो तैयारी कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि सबसे पहले तो आपको अपने बेसिक्स पे काम करना चाहिए। मतलब जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कैलकुलस वाला पोर्शन है, रियल एनालिसिस जो कैलकुलस में ही आ जाता है, लीनियर अलजेब्रा, ये सब मतलब बेसिक चीज़ों को अपने फंडामेंटल अच्छे करने चाहिए। फंडामेंटल अच्छे रहेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें होने लगेंगी। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपसे आज सवाल नहीं बन रहे, एक हफ्ते बाद देखिएगा काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं रहेंगे और क्वेश्चन हम बस लगाने का ट्राई करेंगे तो हमको काफ़ी दिक्कतें आएंगी और मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहले जैम के स्टूडेंट्स के लिए तो यही है मेरे पास एडवाइस कि आप अपने फंडामेंटल्स को अच्छा रखिए, बेसिक क्लियर करके रखिए, तो कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी। अब बात करते हैं फर्स्ट ईयर वालों की। तो अगर फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट्स हैं
अगर वो टेक फील्ड में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरे को इसका ही ज़्यादा पता है, बाकी मुझे हाँ पता इसीलिए नहीं। तो मैं कह रहा हूँ तो जिस हाँ। फील्ड में है वो। तो टेक में अगर जो जाना चाह रहे हैं तो मैं सबसे पहला एडवाइस तो ये है कि आप जितना जल्दी स्टार्ट कर सके कर दें, क्योंकि अब आप सोचें कि मैंने अगर जून में चालू किया था, तो क्या पता अगर मैं जून से पहले चालू करता तो और डे अच्छा 5 हो तक नहीं रुकना पड़ता, डे 0 में डे 1 में हो जाता। हम्म। तो ये है मतलब आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना बढ़िया है। अभी मैं तो ये पर्सनली एडवाइस करूँगा कि अभी छुट्टियां चल रही हैं, जैसे जनवरी तक छुट्टियां हैं, तो आपके पास ऑलमोस्ट अभी 24 25 26 दिन का टाइम है। तो आप अच्छे से मतलब जितना कर सकते हैं अभी आप अच्छे से एकदम पुश कर दीजिए खुद को, हार्ड वर्क करिए और आराम से। ठीक है, तो यही है बस। चलो ठीक है भाई। तो आपको समझ में आया होगा कि आपको चीज़ें अगर क्लियर कर रखनी है, आप जैम की तैयारी कर रहे हैं, पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्लियर रखिए, फिर उसके बाद आईआईटी में जाइए। जो बच्चे आईआईटी में आ चुके हैं, एमएससी फर्स्ट ईयर वगैरह में, वो क्लियर कर लें कि आपको किस फील्ड में जाना है, और जिस फील्ड में जाना है जो जो छुट्टी मिल रहा है आपको उसको यूटिलाइज कीजिए। ठीक है, तो आपको मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसी वीडियोस आपको और भी मिलते रहेंगे। थैंक यू अंशुल। थैंक यू धर्म मेरे को बुलाने के लिए।